लगा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। और उसको हम प्यार से वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इतना लंबा नाम याद करने से बेहतर है हम इसको वेस्पर थ्योरी कहें। अब वेस्पर थ्योरी जो है ये आपको किसी भी कंपाउंड के बारे में उसकी शेप और उसके बॉन्ड एंगल्स बताती है। ठीक है। अभी तक हमारे लिए जितने भी हम मॉलिक्यूल्स बनाते थे ना, तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते थे? स्ट्रेट लाइन में बनाते थे, सीधे सीधे बॉन्ड्स दिखाते थे। ठीक है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 3D स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। इनके 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, और 3D स्ट्रक्चर्स का मतलब है इधर एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, और इनकी अपनी अपनी शेप्स होती हैं। ठीक है। तो जो वेस्पर थ्योरी है ना, ये हमें हेल्प करेगी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट करने में, और उसके बॉन्ड एंगल्स यानी उसके जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उनके बीच में क्या एंगल्स होंगे, उसके बारे में हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज भी आते हैं, और हमारे लिए थ्योरी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके साथ लिख लो जी, दिस थ्योरी टेल्स अस। दिस थ्योरी टेल्स अस द शेप and bond angles in simple covalent compounds. In simple covalent molecules, यानी जितने भी अभी तक हमने सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं उनके लिए हम शेप्स और उनके बॉन्ड एंगल्स क्या कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेस्पर थ्योरी। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, यानी इसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपने दिमाग में रखनी होती हैं। तो हम इसके पॉस्टुलेट्स अपने पास लिखते हैं। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं। ये कहता है कि जी, बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि आपके मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। यानी बॉन्डिंग पेयर्स और लोन पेयर्स ये इकट्ठे दोनों डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल में एंगल क्या होगा, मॉलिक्यूल में शेप क्या होगी। ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉस्टुलेट हमारे पास है नंबर 1, के बोथ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। अब बॉन्ड पेयर्स कौन से होते हैं? जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। और लोन पेयर्स कौन से हैं? जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे ही पड़े होते हैं। लोन पेयर्स determine the shape of a molecule. Both bond pairs and lone pairs determine the shape of a molecule. दूसरा जो postulate है वो आपसे कहता है कि जो आपके पास बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने आप को अरेंज करते हैं। ठीक है ना? जो वैलेंस शेल में आपके पास बॉन्ड पेयर्स पड़े हैं और जो लोन पेयर्स पड़े हैं, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे से अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करते होते हैं। ठीक है ना? तो एक बात और पॉस्टुलेट हमारे पास आ गया, तो हम अपने पास लिखते हैं कि बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स इन द आउटर शेल इन द आउटर शेल arrange themselves at maximum distance from each other to minimize repulsion। क्योंकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे से जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर अपने आप को अरेंज करेंगे। ठीक है। और जो थर्ड हमारे पास पॉस्टुलेट है
वो ये है कि लोन पेयर्स जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं देन बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर्स। और जो फोर्थ आपके पास पॉस्टुलेट है वो आपको कहता है, बताता है कि बेसिकली लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में कैसी रिपल्जन होती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स के बीच में कैसी रिपल्जन होती है, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कैसी रिपल्जन होती है। ठीक है, तो हम अपने पास लिखते हैं जी, रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर इज ग्रेटेस्ट। सबसे ज्यादा रिपल्जन इनके बीच में होती है, दो लोन पेयर्स के बीच में। ठीक है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा होती है। और जो बॉन्ड पेयर होते हैं इसके बीच में आपके पास मिनिमम रिपल्जन होती है, यानी इनके बीच में रिपल्जन जो है वो मिनिमम होती है। तो अगर मैं अपने पास एक ऑर्डर ऑफ रिपल्जन लिखूं, तो लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन थोड़ी सी ज्यादा होती है, और फिर जो आपके पास है लास्ट में सबसे लीस्ट रिपल्जन होती है बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इनके बीच में जो रिपल्जन होती है वो सबसे कम होती है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट रिपल्जन है, यहाँ पे मिनिमम रिपल्जन है दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास चार एक पॉस्टुलेट्स हैं जिनको हमने दिमाग में रखना है कि एक तो आपके मॉलिक्यूल की शेप कौन डिसाइड करता है, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे वहाँ पे। इसी तरह दूसरा पॉस्टुलेट कहता है कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स हैं, क्योंकि इन पे सेम चार्जेस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पे सेम चार्जेस हैं, तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने आप को अरेंज करेंगे। फिर थर्ड पॉस्टुलेट कहता है कि जो लोन पेयर्स हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वैलेंस शेल में कंपेयर टू बॉन्ड पेयर्स। और जो फोर्थ हमारा है वो हमें बताता है कि रिपल्जन कैसी होती है। लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम, और बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्जन आपके पास होती है। ठीक है, अब हम एक एफएक्यू करते हैं रिलेटेड टू पॉस्टुलेट नंबर 3 के वाई लोन पेयर वाई लोन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर्स। कि लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्पेस क्यों ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो हम उसको जरा आंसर अपने पास बताते हैं फिर आपको समझाता हूँ। तो हम उसे बताएंगे कि देर इज अ स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल ऑन द बॉन्ड पेयर या बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स because both nuclei are attracting the bonding pair, because both nuclei are attracting attracting the bonding pair। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर मैं अपने पास नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन जो आपके पास गैस है उसमें ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बीच में मैंने बॉन्ड पेयर बनाया है, ये वाला एक बॉन्ड पेयर सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो बॉन्ड पेयर है इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं इस नाइट्रोजन का न्यूक्लियस भी और इस नाइट्रोजन का न्यूक्लियस भी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर उसके कंट्रोल में। ठीक है, इस पे एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल लग रहा है क्योंकि दो दो न्यूक्लियस इस बॉन्ड पेयर को क्या कर रहे हैं,
अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपके पास हमने इसीलिए बोला कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पोल होता है बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि दो न्यूक्लियाई उसको क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, तो इसके साथ आगे लिख लो, सो द इलेक्ट्रॉन, यार ये गीला हो गया, सो द इलेक्ट्रॉन विल नॉट स्प्रेड, will not spread and stay on the axis and remain on the axis। ठीक है। यानी ये जो हमारा एक्सिस है, इसी के अलोंग ये इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, इधर ही रहेंगे, क्योंकि इस पे दो दो न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है दो न्यूक्लियस ने अपने बीच में। ठीक है। तो ये बॉन्डिंग पेयर होता है, दो दो न्यूक्लियस के बीच में होता है, दोनों न्यूक्लियस उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर ज्यादा स्प्रेड नहीं हो सकते, इनको कंटेन करके रखा होता है दोनों न्यूक्लियस ने। ठीक है। एक पॉइंट ये। जबकि जो लोन पेयर होता है, तो वेयर एज देर इज अ वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन, उस पर वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है जो लोन पेयर होता है। अभी बना के दिखाता हूँ कैसे। वेयर एज देर इज अ वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियर पुल ऑन द लोन पेयर, on the lone pair, because only one nucleus is attracting the lone pair of electron। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक न्यूक्लियस क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। thus it will spread out and occupy more space, hence it spreads out and occupies more space। ठीक है। तो ये लिख लो, तो मुझे बताओ, ताकि मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर करूं कि ऐसा क्यों है। जी सर, लिख लिया। अच्छा, अब हम ना वाटर की एग्जांपल देखते हैं। वाटर क्या होता है हमारे पास, वाटर में ये ऑक्सीजन का एटम है, और इस ऑक्सीजन के एटम के पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है। अब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ क्या किया होता है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं, बाकी चार इलेक्ट्रॉन इसके पास एज दो लोन पेयर्स पड़े होते हैं। ठीक है। तो ये जी। जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए हुए हैं विद हाइड्रोजन, ये कौन से वाले पेयर हैं हमारे, ये वाले दोनों, बॉन्ड पेयर्स। ये बॉन्ड पेयर्स हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं, ये ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं होते। क्यों नहीं होते ज्यादा स्प्रेड आउट, क्योंकि ये जो दो बॉन्ड पेयर्स हैं, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के दरमियान में है। ऐसे ही, तो ये दोनों न्यूक्लियाई हाँ इस पे जी। क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ऐसे इसी तरह जो दूसरा भी जी। है, उसमें भी इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के दरमियान में आ रहे हैं ये दोनों लोन, दोनों बॉन्ड पेयर जो हैं। हम्म, ऐसी है ना। तो इधर इन हाँ जी। दोनों बॉन्ड पेयर्स के ऊपर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के दोनों दोनों के न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ठीक है। जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं होगा और कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जबकि ये जो लोन पेयर्स हैं, ये जो हमारे पास लोन पेयर्स हैं इधर, इनको भी लेबल कर दो। ये जो लोन पेयर्स हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ किसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहे हैं, और वो कौन सा ऑक्सीजन है, का। ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अकेला न्यूक्लियस, ऑक्सीजन का अकेला न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जबकि बॉन्ड पेयर में दो दो न्यूक्लियस लगा रहे थे। ठीक है ना। तो क्योंकि ये अकेला न्यूक्लियस इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे, तो यहाँ पे वीकर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी इन लोन पेयर्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये ज्यादा क्या कर सकते हैं, स्प्रेड आउट हो स्प्रेड सकते आउट। हैं, और ज्यादा आपके पास स्पेस को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर्स। स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहा है ना
कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो थोड़ी सी स्पेस में है, और जबकि जो लोन पेयर्स हैं हाँ वो जी। एक बड़ी सारी स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है। जी। ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से लोन पेयर्स ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि उन पे वीकर न्यूक्लियर अट्रैक्शन सिर्फ एक जो न्यूक्लियस है वो लगा रहे हैं, जबकि जो बॉन्ड पेयर्स हैं उन पे दो दो न्यूक्लियाई आपस में मिल के उस बॉन्ड पेयर के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा कंटेन रहता है, और लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाता है, वो ज्यादा फैल जाता है। क्लियर है दी बात? हाँ जी। अच्छा, अब एक और बात, जो लास्ट पॉस्टुलेट था कि लोन पेयर के बीच में कैसी रिपल्जन होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्जन होती है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में थोड़ी वीक रिपल्जन होती है, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर्स के बीच में सबसे कम रिपल्जन होती है। अब इस रिपल्जन की वजह से ना ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस तरह नहीं होता, इस तरह करके। ठीक है, कि ये ऑक्सीजन आ गया और दो हाइड्रोजन आ गए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होते कभी भी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऊपर दो लोन पेयर्स हैं और यहाँ पे ये दो बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इनके बीच में क्या होगी, रिपल्जन होगी। ये जो दो लोन पेयर्स हैं आपके पास, ये जो दो लोन पेयर्स हैं, इनके बीच में क्या होनी है, रिपल्जन होनी है ना। रिपल्जन। तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाएंगे। इसी तरह ये जो हम्म। आपके पास लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है इधर, इनके बीच में भी क्या होनी है, रिपल्जन होनी है। रिपल्जन। बट सबसे ज्यादा रिपल्जन कहाँ हो रही होगी, यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा जी। रिपल्जन इन दोनों के बीच में होगी। जबकि ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स हैं जिनको मैं रेड से अब मार्क करने लगा हूं, इनके बीच में थोड़ी सी कम रिपल्जन होगी, और ये जो बॉन्ड पेयर है इनके बीच में सबसे छोटी रिपल्जन होगी। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन एटम्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ जो दो हाइड्रोजन्स लगे हैं, ठीक है, इनके दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में सबसे कम रिपल्जन है, तो ये ऑक्सीजन एटम्स इंस्टेड ऑफ बीइंग हेयर, ये ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे के, सॉरी हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होंगे, और ये लोन पेयर्स एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार जरा नीट सा दोबारा से स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हमारे पास ये ऑक्सीजन का एटम आ गया। ठीक है, इसमें दो लोन पेयर्स थे, उन दो लोन पेयर्स के बीच में सबसे ज्यादा जो है रिपल्जन होगी। ठीक है, यानी मैक्सिमम रिपल्जन इन दोनों के बीच में, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर रिपल्जन। ये ग्रेटेस्ट रिपल्जन होगी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से ही होंगे। फिर हमारे पास लोन पेयर और ये जो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड पेयर्स हैं, ये जो लोन पेयर्स और हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर्स हैं, इनके बीच में भी रिपल्जन एग्जिस्ट करेगी, जो कि कदरे थोड़े से क्या होगी, लोन पेयर रिपल्जन से थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, बट रिपल्जन होगी जरूर, तो वो उसको पुश करेंगे हाइड्रोजन एटम्स को थोड़ा सा और करीब एक दूसरे के। और जो लास्ट रिपल्जन है वो किसके बीच में है, इन दोनों बॉन्ड पेयर्स के बीच में, और ये मिनिमम रिपल्जन होती है, बॉडी को। सबसे कम रिपल्जन। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि लोन पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रेंज करेंगे एक दूसरे को, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स के बीच में थोड़ी सी रिपल्जन होगी, जबकि बॉन्ड पेयर एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब जा सकते हैं क्योंकि उनमें मिनिमम रिपल्जन होती है। ठीक है, तो हमारे पास अगर इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाए, तो ऑक्सीजन का लोएस्ट स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इस तरह होने के बजाय, ऑक्सीजन का जो लोएस्ट स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, और दो लोन पेयर्स यहाँ पे होते हैं उसके पास। ठीक है, जबकि ये जो दो हाँ बॉन्ड जी। पेयर्स हैं इनके बीच में लीस्ट रिपल्जन होने की वजह से इनके बीच में सबसे कम रिपल्जन, और यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा रिपल्जन, और यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्जन इन दोनों के बीच में। तो ऑक्सीजन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है हमारे पास, बेंट शेप बोलते हैं इसको हम, बेंट शेप। यानी ये सीधा इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसमें लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स डिसाइड करते हैं अरेंजमेंट कैसी होगी। लोन पेयर्स की जो मैक्सिमम रिपल्जन आई, उन्होंने इन हाइड्रोजन्स को नीचे पुश किया। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्जन थी, थोड़ा सा और नीचे पुश किया, और ऐसी अरेंजमेंट में आगे जहां पे अब इन लोन पेयर्स और इन बॉन्ड पेयर्स के बीच में मिनिमम रिपल्जन आ रही है एक दूसरे से। ठीक है, तो एक ऐसी अरेंजमेंट में आप अपने आप को अरेंज किया जिसकी वजह से ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर
इस तरह का एक बेंट शेप का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये हम्म, बॉन्ड एंगल है, इसको थीटा मार्क कर रहा हूँ अभी के लिए। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। इसी तरह NH3 की एग्जांपल देखते हैं। NH3 जो है हम किस तरह बनाते हैं, इस तरह, बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट करके बनाते हैं, इधर एक लोन पेयर होता है, जबकि असल में इसका स्ट्रक्चर इस तरह नहीं है। ठीक है, NH3 का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो उसमें जो तीनों नाइट्रोजन्स हैं, हम पहले अभी इधर बना लेते हैं तीनों नाइट्रोजन्स को इसी तरह। ये नाइट्रोजन और ये इसका लोन पेयर। तो अब हमें पता है ना कि जो लोन पेयर्स होते हैं और बॉन्ड पेयर्स होते हैं, इनके बीच में रिपल्जन होती है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को पुश करेगा अपने से दूर, इसी तरह इधर वाले बॉन्ड पेयर को भी पुश करेगा अपने से दूर। ठीक है, और इसी तरह इन बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स के बीच में मिनिमम रिपल्जन होगी। तो असल में स्ट्रक्चर किस तरह बन जाएगा हमारे पास, नाइट्रोजन ये आ गया बीच में, और हाइड्रोजन इस तरह करके उसके साथ जुड़े हुए होंगे, जहां पे बॉन्ड पेयर्स के बीच में आपस में मिनिमम रिपल्जन है और इस लोन पेयर की सबसे ज्यादा रिपल्जन है। तो इस तरह करके उसने तीनों हाइड्रोजन एटम्स को नीचे की तरफ पुश कर देना है। और नाइट्रोजन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होगा आपके पास, जिसमें ये एक आ गया, ये दूसरा नाइट्रोजन आ गया, और ये तीसरा हाइड्रोजन जो है वो इस तरह करके अटैच होगा इसके साथ। यानी ये एक 3D स्ट्रक्चर है। ट्राइपॉड स्टैंड की बेस देखिए किस तरह की होती है, और ट्राइंगुलर बेस जो होती है उसकी। तो ये उस हाँ तरह जी। का स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास, इसको हम एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ जो है अपने पास एक पिरामिड शेप बना रहे हैं। ठीक है, सही। इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसकी असल में शेप इस तरह की होती है, लोन पेयर इधर से सबको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी शेप हमारे पास स्ट्रेट लाइन में नहीं है जिस तरह हमने ये बनाई, ये गलत शेप है इसकी। असल ओरिजिनल शेप ये है जो अभी हमने बनाया है। ठीक है, इसी तरह एक और कोई एग्जांपल जो हमारे दिमाग में हो, फॉर एग्जांपल SO2 या SO3 कर लेते हैं। SO3 ज्यादा बेहतर एग्जांपल हो, एक डिफरेंट शेप भी बनेगी। ये जो SO3 है, इसमें सल्फर के पास क्या कोई लोन पेयर है? नहीं। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, छह के छह इसने किधर यूज किए हैं, बॉन्डिंग में यूज किए। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रही है विद ऑक्सीजन एटम्स, ऐसे ही। तो इसका मतलब है सल्फर हाँ के जी। पास अपनी वैलेंस शेल में कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर्स हैं, इन्होंने तो अपने आप को कैसे अरेंज करना है, एट मैक्सिमम डिस्टेंस अरेंज करना है। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बनेगा, इसी तरह की कुछ शेप बनेगी, हाँ। ऐसे ही है। हाँ जी। एक दूसरे के साथ जुड़ के तो नहीं होंगे, ना कोई लोन पेयर हम्म। है, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। तो बॉन्ड पेयर्स एक इक्वली एक दूसरे से क्या कर देंगे, अपने आप को डिस्टेंस पे ले आएंगे, डिस्टेंस। ताकि मिनिमम रिपल्जन हो। इसकी शेप किस तरह की सही। बनती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की शेप इज लाइक दिस, एक पंखे की तरह शेप है इसकी। और इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ये देख रहे हो ट्राइंगल बन रहा है आपके पास एक। हाँ जी। ठीक है, और ये 3D शेप नहीं, एक प्लेनर शेप है, यानी ये सिर्फ और एक्स और वाई एक्सिस में होती है। ये जो NH3 वाली शेप थी ना, ये 3D शेप है, ये एक 2D शेप है। अच्छा, तो ये एक ऐसी शेप है, ये ऐसी शेप है कि इसको मैं उठा के, ये जैसे पेज होता है ना, एक पेज, पेज होता है वो प्लेनर सरफेस है, उसको जमीन पे रखें तो वो हम्म, जमीन पे बिछ जाती है। इसी तरह ये हाँ जी। SO3 का जो मॉलिक्यूल है, ये अभी मैं 3D स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम इनको विजुअली देख सकते हैं कि ये 3D स्ट्रक्चर किस तरह के होंगे, तो हम पूरे बॉन्ड्स बना के इनके 3D स्ट्रक्चर्स पूरे देखेंगे। अभी उस तरह ऑन पेपर गुजारा करना पड़ेगा आपको। तो ये हमारे पास एक पंखे की तरह की शेप है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है ऑफ, कोई ग्रुप 2 का एग्जांपल उठाते हैं, जैसे कि BeCl2। BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2। इसकी जो शेप है, बेरिलियम क्योंकि ग्रुप 2 से है तो उसके पास तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्लोरीन एटम इधर लगा होगा, एक क्लोरीन एटम उसके पास इधर लगा होगा। अगर इस BeCl2 की शेप देखें तो वो किस तरह की होगी, तो इसको हम कहते हैं लीनियर शेप। यानी इसकी अगर मैं शेप बनाऊं, तो वो बेरिलियम और क्लोरीन्स
ये आपस में इस तरह करके अरेंज हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो दो बॉन्ड पेयर्स हैं इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस पे इन्होंने रहना है। ठीक है, लोन पेयर कोई है ही नहीं बेरिलियम के पास। तो ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये आपस में एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। तो इस तरह की जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं लीनियर शेप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसको हम बोलते हैं लीनियर शेप। ठीक है, इसी तरह CH4 की एक एग्जांपल है, CH4, जिसको हम ऑन पेपर किस तरह बनाते थे, इस तरह करके। ठीक है, हाँ जी। अब ये जो CH4 है ना इसकी एक अपनी शेप है, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल शेप। टेट्राहीड्रल शेप। अभी बॉन्ड एंगल्स मैंने नहीं डिस्कस किए, बट रफली आपको बॉन्ड एंगल्स साथ साथ बताते जाऊंगा। आपको निकालने आ जाएंगे, ये मुश्किल काम नहीं है। इसमें सिर्फ एक छोटा सा टेबल याद करना है और सारे आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो टेट्राहीड्रल शेप में इस तरह नहीं एग्जिस्ट करता। टेट्राहीड्रल शेप होती है इसकी, यानी एक ट्राइपॉड स्टैंड वाली शेप होती है इसकी। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर, इस तरह करके इसकी एक शेप होती है, जिसमें ये नीचे आपके पास एक ट्राइंगुलर बेस आ रही है, और ये ट्राइंगुलर बेस जो है ऊपर की तरफ आपके पास एक ट्राइंगल बना रही है इस तरह करके। सही ठीक है, है। हमारे पास इसकी टोटल होती है ना, चार साइडें होती हैं, इसीलिए इसको हम टेट्राहीड्रल बोलते हैं। यानी अगर मैं इसको ट्राइंगल बनाऊं इस तरह का, तो अब जरा इसकी साइडें गिनो कितनी होंगी। एक ये फ्रंट वाली साइड है, ये वाली। 5। ठीक है, एक ये वाली साइड है, हाँ। एक बैक साइड है ट्राइंगल की, और एक नीचे वाली साइड है। हम्म। ऐसी है, तो इसकी चार साइडें होती हैं, इसीलिए इसको हम टेट्राहीड्रल बोलते हैं। सर 4 नहीं, 5 नहीं होंगे? नहीं तो चार होंगी ना, कैसे फाइव कैसे होंगी। रेक्टेंगल आप समझ रहोगे, ट्राइंगल है। ये देखो जरा, इधर देखो, ये आ गया ट्राइंगल का फ्रंट। ठीक है, हम्म। ये आ गई उसकी बैक साइड, और ये जो हाँ जी। पीछे वाली एक साइड है इस तरह का। तो एक गिनो ना, ये ये पीछे भी तो वाली एक साइड साइड है। एक, एक फ्रंट वाली साइड ये वाली, एक ये वाली साइड, तीन, और एक नीचे वाली साइड। अच्छा चार ठीक टोटल है। साइड हुई ठीक ना। है। पांच साइडें तो तब ओके। होती ना अगर मैं इसको इस तरह बनाता, ये अगर रेक्टेंगल होता इस तरह करके, तो फिर टोटल साइडें चार बन जाती, एक नीचे बन जाता, तो पांच साइडें आ जाती। ठीक है, आपने जरा ट्राइंगल तो सोचो ना ठीक है। एक, अपने पास हम्म। पिरामिड सोचो, तो पिरामिड में अगर ट्राइंगुलर पिरामिड है तो उसकी तीन साइडें होंगी और एक नीचे वाली साइड होगी। ठीक है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल शेप। और वाटर वाले मैंने आपको बताया, वाटर की जो शेप है उसमें आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये लोन पेयर इधर पड़े हैं, और ये हाइड्रोजन हैं इधर। जो बॉन्ड एंगल आपके पास बन रहा है वो हम देखेंगे, बट इसको हम क्या बोलते हैं, बेंड शेप भी बोलते हैं, और इसको हम वी शेप भी बोलते हैं। ये वी शेप वाला अरेंजमेंट है। ठीक है, इसी तरह आपके पास आपने एक एग्जांपल की थी ऑफ PCl5। PCl5 जो है इसमें आपके पास पांच फॉस्फोरस हैं। तो हम वैसे तो इसको कैसे बनाते हैं, एक दो तीन चार और पांच। फॉस्फोरस के बाद कोई लोन पेयर नहीं होता, इसमें पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सारे के सारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो इसकी असल शेप जो होती हम्म। है वो इस तरह की होती है कि एक फॉस्फोरस के साथ तीन जो आपके पास क्लोरीन्स हैं वो ट्राइंगुलर फॉर्म में लगे हुए हैं। ये इस तरह इधर ट्राइंगल बना रहे हैं, जबकि दो जो क्लोरीन्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे लगे हुए हैं। तो अब मैं इसकी जरा शेप समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक ये ट्राइंगल सा बन रहा है। ठीक है, और ये पिरामिड ऊपर की तरफ भी है, और ये पिरामिड नीचे की तरफ भी है। इस तरह की एक डायमंड करके इसकी शेप होती है। ठीक है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल, यानी ट्राइंगुलर। और बाय पिरामिडल, ऊपर भी पिरामिड बना रहे नीचे भी पिरामिड बना रहे, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो देख रहे हो हर एक मॉलिक्यूल की अपनी एक शेप है, और कौन डिसाइड करता है कि उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं।
वो डिसाइड करेंगे कि अरेंजमेंट कैसी होनी है, क्योंकि इनके बीच में ये जब अपने आप को अरेंज करेंगे टू मिनिमाइज रिपल्जन, तो ये एक डिफरेंट एंगल्स पे अपने आप को अरेंज करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब आपने टेबल बनाना है अपने पास, जिससे हम बेसिकली ये केसेस याद करेंगे और उनकी शेप्स याद करेंगे। ठीक है। तो हम अपने पास एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम अपने पास मॉलिक्यूल एग्जाम्पल्स लिखा करेंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं उसमें, उस इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, और लोन पेयर्स कितने हैं। ठीक है। फिर बॉन्ड एंगल क्या बनेगा, बॉन्ड एंगल क्या बनना चाहिए, और अगर शेप सामने ही उसकी शेप भी बना लेंगे अपने पास याद करने के लिए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये तमाम आपने अपने पास जो है टेबल में सेक्शंस बना लेने। बना लिया सर। जल्दी से एक टेबल बना लो। ये आ गया लोन पेयर्स, और फिर आ गया बॉन्ड एंगल, और लास्ट हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। ठीक है। अब हर केस में पहला केस याद करना है, दूसरा तीसरा वाला जो है वो मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरह याद होगा। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एग्जांपल है ऑफ BeCl2, जो भी हमने किया BeCl2। इसी तरह हमारे पास इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास HCN भी इसमें एक एग्जांपल है। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास CS2 भी एक एग्जांपल है इस केस की। अब केस क्या है कि जब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों टू, यानी बॉन्ड पेयर भी मिला के और लोन पेयर भी मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों टू, जिसमें से बॉन्ड पेयर्स दो हों और लोन पेयर्स जीरो हों, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो थे, उसमें से वो दोनों के दोनों हम्म। बॉन्ड पेयर्स थे। ठीक है। हाँ। और लोन पेयर कोई भी नहीं था। तो बॉन्ड एंगल जो बनता है वो बनता है 180 डिग्रीज का। और जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो हम कहते हैं कि कैसी शेप है, तो ये मैं अपने पास एटम्स बना रहा हूँ मॉलिक्यूल्स के। तो शेप हम कैसे कहते हैं कि ये कैसी शेप है, लीनियर शेप है, इसका लीनियर शेप नाम है। ठीक है। इधर बॉन्ड एंगल कितना बनेगा एटम्स के दरमियान में, 180 का। 180। ये 180 डिग्री पे एक दूसरे से अरेंज होंगे, और इस शेप का नाम है लीनियर शेप। लीनियर मॉलिक्यूल होगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन में अरेंज होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर वाला तो एक ही केस है। नेक्स्ट केस है कि अगर हमारे पास इस केस की एग्जांपल्स कौन कौन है, इन सारों को प्रूव भी करेंगे, इनकी एग्जांपल्स हैं या नहीं। तो इसकी एग्जांपल जो है आपके पास वो है जी BF3। ठीक है। बोरॉन ट्राईफ्लोरो या बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इसी तरह AlCl3, और इसी तरह SO3। ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ थ्री बॉन्ड पे, सॉरी, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स और जीरो लोन पेयर्स। अच्छा। तो इसमें अगर हमारे पास तीन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, जिसमें से तीनों के तीनों आपके पास बॉन्ड पेयर्स हों बॉन्ड पे। और जीरो लोन पेयर्स हों, तो हमारा जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्रीज। ओके। ठीक है। और इस शेप को, शेप किस तरह की होगी, शेप कुछ इस तरह की होगी कि आपके पास ये जो एटम है, सेंट्रल एटम, इसके साथ तीन एटम्स और फर्दर अटैच होंगे इस तरह करके। तो टेट्राहीड्रल नहीं शेप होती है। ये टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप।
टेट्राहीड्रल का आपने दिमाग में रखना है, उसमें इस तरह की शेप होगी जैसे एक ट्राइपॉड स्टैंड की होती है। ये बिल्कुल एक फ्लैट ठीक है। मॉलिक्यूल है जिसमें तीन, आप इसको पंखे की तरह देख लो, ये पंखा है एक। ठीक है। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना मिलता है हमें? 180 का बॉन्ड एंगल मिल सॉरी 120 का बॉन्ड एंगल मिलता है इधर, 120। 120 डिग्रीज। और इस शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ये बिल्कुल एक फ्लैट शेप है, जमीन पे रखेंगे जमीन पे बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड एंगल इज 120 बिटवीन ऑल एटम्स। इसी तरह इसी केस में एक और केस भी है, ये जो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला केस है, इसमें एक और केस भी है जिनमें एग्जांपल्स हमारे पास बनती हैं ऑफ SnCl2। ये इसी का सब केस है। और वो है कि अगर टोटल पेयर्स तीन ही हो, अगर टोटल पेयर्स तीन ही हो लेकिन दो बॉन्ड पेयर्स हो और एक लोन पेयर हो। जैसे टिन क्लोराइड में दो क्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर्स होते हैं और टिन के पास एक लोन पेयर पड़ा होता है। तो आपका जो बॉन्ड एंगल है लोन पेयर आ जाने की वजह से 2.5 का डिक्रीज आएगा, उसमें 117.5 बन जाएगा। बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्जन करता है। 117.5 डिग्रीज। ठीक है, और इसकी जो शेप होगी उसको हम बोलते हैं बेंड शेप या वी शेप। ठीक है, तो उसको जरा बना लेते हैं अपने पास। इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी आपके पास। ये हमारा सेंट्रल एटम आ गया टिन का फॉर एग्जांपल, और जो आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह करके यहाँ पे साथ जुड़े होंगे। ये लोन पेयर होगा इसके पास एक, अपने पास लोन पेयर लाजमी बनाना। ये लोन पेयर आने की वजह से आपके पास रिपल्जन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा स्क्वीज इन हो गए, जिसकी वजह से 120 से बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 117.5। यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ गया। ठीक है, ये ऊपर लोन पेयर है, ये मैं बेसिकली लोन पेयर के अराउंड चार्ज डेंसिटी दिखा रहा हूँ जो ऊपर इस तरह करके बनाई हुई है मैंने। इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये ऊपर हमारे पास लोन पेयर आ गया जिसने इस बॉन्ड पेयर्स को ज्यादा पुश कर दिया, 117.5 डिग्रीज बॉन्ड एंगल बना दिया आपका। ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। इस शेप को हम बोलते हैं बेंट शेप, या हम इसको वी शेप भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हम अपने पास जाते हैं। अगला केस जो आपके पास है वो है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स चार हो, जैसे CH4 की एग्जांपल थी, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स चार हो, CH4 की एग्जांपल, कि आपके पास फोर बॉन्ड पेयर्स हो जिसमें से सॉरी फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जिसमें चारों के चार बॉन्ड पेयर्स हो और जीरो लोन पेयर्स हो। ठीक है, अगर चार बॉन्ड पेयर्स हों और सेंट्रल एटम के पास जीरो लोन पेयर्स हों, तो फिर जो बॉन्ड एंगल बनता है दैट इज 109.5, 19.5 डिग्रीज। ठीक है, 109.5 का एंगल बनेगा और जो शेप होगी उसको आप बोलते हैं टेट्राहीड्रल शेप। उसको किस तरह बनाना है मैं आपको बताता हूँ। तो टेट्राहीड्रल शेप में आपके पास ये आपका सेंट्रल एटम आ गया, और इस सेंट्रल एटम के पास दो आप प्लेन लाइंस बनाओ, दो स्ट्रेट लाइंस बनाओ इस तरह करके। एक हम बनाते होते हैं वेज, इसको हम वेज बोलते हैं। एक वेज बनाते हैं और एक डॉटेड लाइन बनाते हैं इस तरह करके।
बेसिकली बॉन्ड्स को ही शो करने का तरीका है। लेकिन ये जो वेज है ना, ये टुवर्ड्स यू है, ये हमारी तरफ आ रहा है बॉन्ड। और ये जो डॉटेड लाइन है, हमसे दूर जा रहा है बॉन्ड। ठीक है ना, ये हमसे दूर है, और जो हमारी तरफ आ रहा है बॉन्ड, वो वेज वाला बॉन्ड है। बाकी दोनों जो है वो एक्स और वाई एक्सिस में प्लेन लाइंस वाले बॉन्ड्स हमने शो किए हुए हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आपके पास बने, वो है 109.5, यानी इधर जो बॉन्ड एंगल चल रहा है, दैट इज 109.5 डिग्रीज। ठीक है, इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहीड्रल शेप। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। अच्छा, इसी में एक और सब केस है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स चार ही हों, जो कि NH3 वाला केस है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास फोर ही हों, जैसे NH3 में नाइट्रोजन के बाद तीन बॉन्ड पेयर्स होते हैं, एक लोन पेयर होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन गए चार। अगर चार आपके पास टोटल पेयर्स हों, जिसमें से थ्री बॉन्ड पेयर्स हों, एक लोन पेयर हो, तो फिर कौन सा केस बनता है? तो उस केस पे चलते हैं, तो वो NH3 वाला केस है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के साथ और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनके पास सेम शेप्स आएंगी। ठीक है ना, तो वो निकालना किस तरह है, ये केसेस पहले याद करने। केसेस जब याद हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हमने किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बता सकते हैं कि उसकी शेप या उसके बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे। ठीक है ना, उसकी कैसी ज्योमेट्री होगी, कैसी शेप होगी उसकी। तो अगर हमारे पास चार बॉन्ड पेयर्स हों, और सॉरी, चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, जिसमें से तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हो, तो एक लोन पेयर आ जाने से ना आपके पास 2.फाइव बॉन्ड एंगल में डिक्रीज आता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है बाई 2.5। तो हमारे पास 109.5 के बजाय ये बॉन्ड एंगल बन जाएगा 107 डिग्रीज इसका बॉन्ड एंगल आएगा। ठीक है, और इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की होगी कि आपका नाइट्रोजन एटम फॉर एग्जांपल, उसके साथ एक के आगे हमारा हाइड्रोजन एटम, एक जो है वो आपकी तरफ होगा बॉन्ड, और एक जो है वो आपसे दूर होगा बॉन्ड। ठीक है, और ये ऊपर हमारे पास आ गया इसका लोन पेयर। अब इस वाली शेप में और ऊपर वाली शेप में क्या फर्क है, कि ऊपर वाली शेप में ऊपर बॉन्ड पेयर था, नीचे वाली शेप में नीचे क्या है, ऊपर की तरफ कोई बॉन्ड नहीं है। इस शेप को जो है हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास एक ऐसे ट्राइंगुलर पिरामिड वाली शेप है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। इस शेप का नाम है, अच्छा इधर बॉन्ड एंगल कितना है, तो वो 107 डिग्रीज है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल्स, ये वाला बॉन्ड एंगल भी जो है, ये भी 107 है। ठीक है, मैं सिर्फ एक एक मार्क कर रहा हूँ, तमाम बॉन्ड एंगल्स इधर 107 होंगे। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। अभी थोड़ा सा ये तंग करेगा, शुरू में याद करने में मुश्किल होती है, लेकिन एक बार याद हो जाएंगे तो फिर बड़ा आसान लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी का एक और सब केस है, कि अगर चार टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, चार ही टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, लेकिन दो लोन पेयर हों, दो बॉन्ड पेयर हों। यानी इस फोर की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो कि दो लोन पेयर्स हैं, दो बॉन्ड पेयर्स हैं। तो इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना मेरे दिमाग में, वो ये है कि वाटर की। वाटर में आपके पास, आपको याद होगा, ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर्स होते हैं, और दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो उधर वो चार टोटल पेयर्स हैं, जिसमें से दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। तो इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं वाटर को, H2S को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, इधर जो बॉन्ड एंगल आपके पास बनेगा, उसमें 2.5 का और ज्यादा डिक्रीज आ जाएगा। देखो, जब हमारे पास फोर फोर था, जीरो लोन पेज थे, तो हमें ये केस याद करना है। उसके बाद वाले जो केसेस हैं, उनके बॉन्ड एंगल्स इस तरह निकलेंगे कि अगर एक बॉन्ड, एक लोन पेयर आ जाता है, उसकी वजह से 2.5 का डिक्रीज है। फिर एक और लोन पेयर आ गया, तो और 2.5 का डिक्रीज आएगा, तो वो बनेगा बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5, और कम हो जाएगा बॉन्ड एंगल एक और लोन पेयर आ जाने की वजह से।
तो 104.5 डिग्रीज हमारा बॉन्ड एंगल बनेगा। ठीक है। और इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी कि वाटर मॉलिक्यूल जो आपके पास है उसमें ये ऑक्सीजन आ गया, उसके साथ दो आपके पास क्या आएंगे, हाइड्रोजन आ गए। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है ये बन गया 104.5 डिग्रीज। ठीक है। और इस शेप को भी हम वी शेप बोल सकते हैं या बेंड शेप बोल सकते हैं, लेकिन इधर दो लोन पेयर हैं, याद रखने। तो ये हमारे पास, इसको हम वी शेप भी बोलते हैं और बेंड शेप भी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? जी सर। अच्छा, अब हमारे पास अगला केस आता है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो 5, और वो PCl5 वाला केस है। एग्जाम्पल हमारे पास, हम PCl5 की लिख सकते हैं। अब PCl5 में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे वो थे 5। ठीक है। तो हमारे पास PCl5 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 5, जिसमें से 5 के 5 क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, और 0 लोन पेयर्स हैं उसके पास। ठीक है। तो अगर 5-0 वाला केस हो, 5 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर्स, तो उधर जो बॉन्ड एंगल बनता है वो दो दो बॉन्ड एंगल शो करते हैं। दो बॉन्ड एंगल्स कौन कौन से हैं? वो 90 डिग्री भी शो करता है एंड 180 डिग्री भी शो करता है। अब इनको मार्क करते हैं, 90 और 180 कहाँ पे होंगे। तो इसको बनाने का तरीका आसान सा क्या है कि आपने सबसे पहले अपने पास ये फास्फोरस का एटम आ गया, इसके साथ बनाना है 3 बॉन्ड्स पहले। ठीक है। 3 बॉन्ड्स जो हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होंगे, यानी एक ये पीछे की तरफ जा रहा है बॉन्ड, ये बॉन्ड हमारे से दूर है एक एटम के साथ, ये बॉन्ड आपकी तरफ है, वेज से बनाएंगे, और ये वाला जो बॉन्ड है ये प्लेन है, प्लेन में है। ठीक है। अब ये नहीं सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बनाया मेरा ख्याल है, 90 है और 180 है। नहीं, मैंने बॉन्ड एंगल गलत कर दिया, 90 180 नहीं है, 90 एंड 120 के बॉन्ड एंगल्स हैं इसमें, 90 एंड 120 डिग्री। अब ये जो तीन है ये पंखे की तरह अरेंज्ड है, तो इधर बॉन्ड एंगल क्या बनेगा इन तीनों के बीच में? इधर बनेगा 120 डिग्रीज। और जो 90 वाला बॉन्ड एंगल है वो कहाँ बनेगा, कि बाकी जो दो रिमेनिंग आपके पास क्लोरीन्स अटैच करने हैं इसमें, जो दो रिमेनिंग 5, यानी चौथा बॉन्ड और जो मेरा फिफ्थ बॉन्ड है, फोर्थ बॉन्ड एंड जो फिफ्थ बॉन्ड है, ये आपस में किस तरह अरेंज हुए हुए हैं? ये एट 90 अरेंज हुए हुए हैं। किसके साथ भला? ये जो सामने वाला है, इधर देखो, ये 90 का बॉन्ड हाँ एंगल जी। है, सही। 90 के बॉन्ड एंगल से अरेंज्ड है। ठीक है। और ये जो बीच वाले हैं, नीचे बीच वाले, ये तीनों आपस में 120 के बॉन्ड एंगल पे अरेंज हुए हैं। ठीक है। अब इस शेप को हम क्या बोलते हैं? अगर इस शेप को मैं कनेक्ट करूँ ना, फिर मैं इरेज करता हूँ, लेकिन मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे ऊपर एक ट्राइंगल बनता है, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, ऐसे ही है। और एक पिरामिड किधर बनेगा? हाँ जी। नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर शेप है जिसमें दो पिरामिड्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इस शेप को। तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल, यानी ट्राइंगुलर। इसको ट्राइंगुलर भी बोलते हैं, ट्राइगोनल बोलना जरूरी नहीं है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इस शेप को। ठीक है, क्योंकि दो पिरामिड्स हैं ऊपर नीचे की तरफ। क्लियर है? अब एक लास्ट केस हमारे पास रह गया है, जो कि है ऑफ SF6।
अब हमारे पास एक लास्ट केस रहता है ऑफ SF6। एग्जाम्पल है SF6 की, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे? 6। और उन 6 के 6 में बॉन्ड पेयर्स 6 हैं और 0 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, 6 बॉन्ड पेयर्स हों, 0 लोन पेयर्स हों, तो आपके पास जो बॉन्ड एंगल बनेगा, इधर भी दो दो बॉन्ड एंगल्स आएंगे, जिसमें आपके पास 90 एंड 180 है। ठीक है। और इसकी शेप किस तरह होती है, तो इसकी शेप हम बनाते हैं अपने पास। इसकी शेप कुछ इस तरह होगी कि आपने अरेंज करना है अपने पास 4 एटम्स। ये दो बनाना पीछे वाले डॉटेड से, और ये दो बनाना अपने वेज से। अब ये ऐसे जैसे मैंने एक फ्लैट स्क्वायर अपने हाथ में रखा हो, ये एक फ्लैट स्क्वायर है बेसिकली। स्क्वायरिश शेप है जो मैंने अपने हाथ में रखी हुई है। ठीक है। जो स्क्वायर के दो ऑपोजिट दो एंड्स हैं, जो मेरे से दूर की तरफ हैं, उनको मैंने डॉटेड से बनाया है। और जो मेरी तरफ हैं दो कॉर्नर्स उसके, वो उनको मैंने वेज से बनाया है। ठीक है। और इसमें फर्दर बाकी दो प्लेन लाइंस आएंगे आपके पास, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड नीचे की तरफ। इनकी एग्जैक्ट जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैं कल आपको दिखाऊंगा, 3D डायग्राम्स इनकी, तो और क्लियर होता जाएगा। लेकिन अभी के लिए ज़रा इस तरह हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स आपको नजर आएंगे, वो किस तरह के होंगे, तो हमें हमारे पास सेंट्रल एटम के ऊपर कौन कौन सा बॉन्ड पे हमें बॉन्ड एंगल्स नजर आएंगे। तो ये जो आपके पास हैं ये सारे, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, सामने वाला बॉन्ड, इधर वाला बॉन्ड, या नीचे से ऊपर की तरफ, ये जितने बॉन्ड्स हैं ये आपस में 90 परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है। ये देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये भी परपेंडिकुलर है, इधर से सामने की तरफ भी परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर है। इसी तरह नीचे वाला इन सब के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो हमारे पास ये कितना बनता है, 90 के बॉन्ड एंगल्स हैं ये। और ये जो ऑपोजिट एटम्स एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, इनके बीच में कितना बॉन्ड एंगल बनेगा, 180 का बॉन्ड एंगल बनेगा। ठीक है। जो एक साथ लगे हुए हैं, यानी ये जो दो मैंने पर्पल से 180। मार्क किए हैं, इनके बीच में 90 का बॉन्ड एंगल है। जबकि ये जो दो ऑपोजिट्स लगे हुए हैं, जो दो ऑपोजिट साइड्स पे लगे हुए हैं, कहीं भी दो ऑपोजिट्स उठा लो, तो वो जो दो ऑपोजिट्स हैं वो आपस में कितने हैं बॉन्ड एंगल पे हैं, वो आपस में 180 के बॉन्ड एंगल। ठीक है। इसी तरह ये जो ऊपर लगा हुआ है, ये जो हमारे पास ऊपर है एटम, और ये जो नीचे एटम है, इन दोनों के बीच में भी क्या बॉन्ड एंगल होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है। 180। क्लियर है इतनी बात? तो ये हम्म। हमारे पास टोटल केसेस हैं, जिसमें हाँ हम जी। जरा थोड़ी सेग्रीगेशन करेंगे कि केसेस याद किस तरह करने हैं, तो उनको मैं बनाने लगूँ। बट यहाँ पे हमारा जो वेस्पर थ्योरी के लिए हमें थ्योरी चाहिए, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब सिर्फ इसकी एप्लीकेशन है कि आपने इसको अप्लाई किस तरह करना है। अब ये जो शेप सर है ये ना जो हमने लास्ट अभी वाले का बनाई है, नाम। जी जी, ये जो शेप हमने इसको बनाई है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल शेप बोलते हैं इसको। अब इसको ऑक्टाहीड्रल क्यों बोलते हैं? ऑक्टाहीड्रल, अगर टेट्राहीड्रल का मतलब है उसकी 4 साइड है, तो ऑक्टाहीड्रल का क्या मतलब होगा? 8 साइड। उसकी 8 साइड्स होती हैं। ओहो, कुछ भी खोल लो। हाँ। तो इसको ना मैं जरा एक स्केच सा बना के दिखाता हूँ आपको, कि बेसिकली ये जो हमने अपने पास 4 बीच वाले बनाए हैं ना, जो डॉटेड और वेज से बनाए हैं, ये इस तरह करके कह लो कि ये एक पेपर पड़ा था, इस तरह करके। ठीक है। जिसमें एक एटम ये लगा हुआ है, एक एटम ये लगा, एक एटम ये, एक एटम ये, और ये बीच वाला एटम। ठीक है।
तो ये दो मैंने बनाए थे, ये डॉटेड से बनाए थे, जो दूर है मेरे से। और जो मेरी तरफ आ रहे हैं दोनों कॉर्नर्स, उनको मैंने बनाया था वेज से। तो ये मेरी तरफ है। ठीक है। अब जो हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है वो बिल्कुल सेंटर से ऊपर है, और जो नीचे की तरफ जा रहा है वो बिल्कुल सेंटर से नीचे है। तो अब देखो ना, ये जो पेपर के साथ ये पर्पल लाइन है, ये कैसा एंगल बना रही है? 90 का बना रही है ना। इसी तरह नीचे वाली पर्पल लाइन भी पेपर के हाँ साथ जी 90 का भैया। एंगल है, हाँ जी। परपेंडिकुलर है उसके। ठीक है। तो ये 90 के एंगल्स हो गए। और ये जो दो एटम्स हैं जो ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, ये आपस में कैसा एंगल बना रहे हैं? 180। ये जो इधर दो कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, ये आपस में कैसा बना रहे हैं? 180। अब इसको हम ऑक्टाहीड्रल शेप क्यों बोलते हैं? इसको ऑक्टाहीड्रल इस वजह से बोलते हैं कि अगर मैं इनकी सारी साइड ही कनेक्ट कर दूं, तमाम साइड्स को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये जो आपके पास पिरामिड बनता है, इसकी कितनी साइडें बनती हैं? बताओ जरा। 5। इसकी हैं आपके पास 5, नहीं 5 नहीं, मैं बताता हूँ सब। ये ऊपर भी कनेक्ट करते हैं इसको। अच्छा, अब मुझे बताओ इसकी कितनी साइडें हैं? ऊपर वाले पिरामिड की कितनी साइड है? 10। अगर ऊपर वाला पिरामिड बनाओ तो वो इस तरह की शेप है। 2 मिनट, ये इधर आ गया। इस तरह की एक शेप है। तो इसकी कितनी साइड है? ये चार, चार कोनों वाला पिरामिड है। तो इसकी हाँ देखो, जी। एक ये वाली साइड है, एक हम्म। ये फ्रंट वाली साइड है, एक वो पीछे इस तरफ बैक साइड है। ठीक है। और हाँ एक जी। इधर पीछे की तरफ बैक साइड है। चार साइडें ऊपर है। जी। ठीक है। और इसी हाँ तरह जी। चार साइडें नीचे वाले पिरामिड में भी है। ठीक है। तो 8 साइडें इसकी टोटल बन रही हैं। ठीक है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहीड्रल की शेप बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास अब आगे टोटल सारे केसेस। अब इन केसेस को ना किस तरह याद करना है? एक तो केस 1 है, जिसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन्स वाला केस हो, तो इसको आप लिख लो अपने पास एज केस 1। मैं अब हाईलाइट करने लगूँ जो डिफरेंट केसेस हैं। ये हमारा है केस 1, जिसमें अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर हों, और दो वाले में हमेशा दो बॉन्ड पेयर ही होंगे और जीरो लोन पेयर होंगे, 180 बॉन्ड एंगल, लीनियर शेप। ठीक है। तो टू इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसमें से दो बॉन्ड पेयर हैं, जीरो लोन पेयर हैं। तो 180 का बॉन्ड एंगल होगा, लीनियर शेप होगी, बिल्कुल सीधा मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। इसी तरह जो सेकंड है, अब ये केस 2 को आपने सिर्फ पहला वाला केस याद करना है। ये जो केस नंबर ठीक है। 2 आ रहा है अब, जिसमें 3 वाले शुरू हो गए हैं, 3 वाले केसेस, इसका सिर्फ पहला केस याद करो कि अगर 3 0 वाला केस हो, तो फिर हमारे पास ये पंखे वाली शेप बनती है। ठीक है। 120 का बॉन्ड एंगल होता है, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ठीक है। 3 0 वाला केस अगर हो आपके पास, टोटल 3 पेयर्स हैं जिसमें 3 0 वाला केस याद कर लो। 120 का बॉन्ड एंगल बनता है। एक सर्कल को अगर हम, जिसमें 360 डिग्रीज है, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारा बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? 120 बनेगा, 360 डिवाइड बाई 3। ठीक है ना। तो हमारे पास 120 का बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। अब आपने एक नोट याद रखना है कि बॉन्ड एंगल, एक नोट है ये, बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज बाय 2.5 डिग्रीज if one lone pair is present, या बाय एडिशन ऑफ वन लोन पेयर, या बाय एडिशन ऑफ वन लोन पेयर। जब एक लोन पेयर आएगा वो बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्रीज कर देगा, क्योंकि लोन पेयर थोड़ी ज्यादा रिपल्जन करता है, तो वो बॉन्ड्स को थोड़ा और क्लोजर पुश करेगा। ठीक है। तो हमारे पास एक ये बात याद रखनी है, एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल में 2.5 का डिक्रीज आ जाता है। तो हमने 3 0 वाला केस याद किया हुआ है कि अगर तीन आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, तीन बॉन्ड पेयर हों, जीरो लोन पेयर्स हों, तो हमारे पास 120 का बॉन्ड एंगल होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। ठीक है। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए और फिर दो बॉन्ड पेयर्स हो, 3 0 ना हो, 2 1 वाला केस हो, तो मुझे बताओ ये
कितना डिक्रीज आया बॉन्ड एंगल में? 2.5 का। ठीक है, तो 120 के बजाय वो 117.5 होगा। और उसमें सिर्फ दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। 30 याद रखना है कि ठीक है। 120 होता है। अब इसमें एक लोन पेयर डाल दो तो बॉन्ड एंगल 2.5 से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टोटल ठीक पेयर है। 3 ही है, लेकिन अब दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर आने की वजह से 30 वाला केस जो था 120, उसमें बॉन्ड एंगल का डिक्रीज आ जाएगा। और हमारी जो शेप बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल, सॉरी बेंट शेप बोलेंगे या वी शेप हाँ, बोलेंगे। बेंच पर बीच। ठीक है। इसी तरह एक और आपके पास लोन पेयर इसमें नहीं आ सकता, इसके सिर्फ दो केसेस हैं, या 30 वाला या 21 वाला। ठीक है, तो 30 वाला याद रखना है, 21 वाला खुद साथ साथ याद हो जाएगा। आपने हमेशा ठीक इसी है। तरह सोचना है कि 21 वाला भी केस हो, आपने पहले सोचना है अगर 30 होता तो 120 बॉन्ड एंगल होता, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती। तो इसमें एक लोन पेयर आ गया, दो बॉन्ड पेयर रह गए, एक लोन पेयर आने से 117.5 हो जाएगा एंगल, और शेप जो है वो बेंड शेप बन जाएगी। ठीक है। थर्ड केस जो हमारा है, केस नंबर 3, वो है हमारे लिए 4 वाला केस। अब 4 में 40 वाला केस याद रखना है, बाकी खुद ब खुद याद होंगे। कि 4 वाला केस जो है उसमें सबसे पहला केस याद रखना है कि अगर चार बॉन्ड पेयर हो, जीरो लोन पेयर हो, तो बॉन्ड एंगल कितना बनता है? 109.5। शेप क्या होती है? टेट्राहीड्रल, यानी ट्राइपॉड स्टैंड वाली शेप होती है। हाँ जी। ठीक है। अब इसमें अगर एक लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल कितना डिक्रीज कर जाएगा 109.5 से? 2.5 का डिक्रीज आ वन जीरो जाएगा उसमें, सेवन तो वो कितना बन गया? 107। तो 107 तब होता है, 19.5 हमें याद है कि 40 वाला केस हो तो 19.5। अगर टोटल पेयर अभी भी चार हो बट एक लोन पेयर आ जाए, तो फिर 107 डिग्रीज बॉन्ड एंगल हो जाता है, डिक्रीज आ जाता है 0.25 का। तो हम इसको लिखते हैं -2.5 नीचे जाते हुए। तो 2.5 डिग्रीज कम हो जाएगा, 107 बॉन्ड एंगल बन जाएगा, और शेप क्या बन जाएगी? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनेगी। ठीक है। फिर हमारे पास अगर चार टोटल पेयर हो लेकिन दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर हो, तो आपने वापस जाना है फर्स्ट केस पे। कि अगर 40 वाला केस होता तो 109.5 एंगल होता, टेट्राहीड्रल शेप होती। अब इसमें दो लोन पेयर आ गए, तो दो लोन पेयर आने से दो दफा 2.5 का डिक्रीज आएगा 109.5 में। जो हमारे पास 40 में बॉन्ड एंगल था, उसमें अब दो दफा क्या करूंगा? 2.5 माइनस करूंगा, तो बॉन्ड एंगल कितना बन गया? 104.5, दो लोन पेयर आने की वजह से। और शेप क्या बन गई? वी शेप या बेंड शेप। ठीक है। फिर एक नया केस है हमारे पास। नेक्स्ट केस है जी हमारे पास ऑफ PCl5। इसका एक ही केस याद करना है बस। और वो कौन सा है? 50 वाला केस। ये सबसे आसान होता है याद करना। 50 वाला केस है, तो हमारे पास 90 एंड 120 के बॉन्ड एंगल्स होते हैं, और शेप क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइंगुलर पिरामिड ऊपर और नीचे। जबकि 60 वाला जो केस है, एक और केस आ गया। जो 60 वाला हमारा केस है, इसके लिए कोई और नया कलर ढूंढना पड़ेगा। ये जो हमारे लिए SF6 वाला केस है, 60 वाला केस, जिसमें टोटल बॉन्ड पेयर्स इतने हों, 60 वाला केस। इसमें और कोई केसेस नहीं पढ़ने, 60 एंड 5। तो 60 वाला जो केस है उसको हमने याद रखना है कि 60 वाले केस में छह बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, छह टोटल पेयर्स हों तो शेप क्या बनती है? ऑक्टाहीड्रल। 90 एंड 180 दोनों एंगल्स हमें नजर आते हैं इसमें। ठीक है। तो ये हमारे पास जो हाँ। है हमारा टोटल, जो हमारे पास केसेस हैं वो ये सारे। ठीक है, जिसमें हमने पहला पहला केस याद रखना है, और बाकी केसेस हमने निकालने हैं कि यार एक लोन पेयर आ जाए तो उससे कितना बॉन्ड एंगल में डिक्रीज आएगा, एक और लोन पेयर आ जाए तो उससे कितना आएगा। तो फर्स्ट फर्स्ट केस याद रखो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पहला पहला केस हम क्या करेंगे? याद रखेंगे, और उसके बाद फिर उससे बाकी केसेस को निकाला करेंगे। ठीक है, शेप सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, सीधा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता है इसका, और हम आराम से अपने पास बॉन्ड एंगल्स जो है वो निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखी है ना, ये सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको इधर बना के दिखाया है। ठीक है। अब इसमें से कोई भी आपको मॉलिक्यूल में दे दूं तो आप आराम से उसका डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है ऑफ CCl4।
CCl4 जो है, इसमें आपके पास कार्बन जो है 4 क्लोरीन्स के साथ अटैच्ड है। अब आपने डिसाइड करना है कि सबसे पहले आपने चेक करना है बॉन्ड पेयर्स कितने, लोन पेयर्स कितने। हमेशा एंगल किधर बनेगा, एंगल किधर बनता होता है, सेंटर पे बनता है ना। अगर मेरे को इन हाँ दो जी। लाइंस के बीच में एंगल बताएं, तो आप किधर मेजर करेंगे एंगल, बिल्कुल सेंटर पे। तो हम हमेशा अपने हाँ जी। सेंटर एटम के ऊपर देखते होते हैं कि बॉन्ड पेयर्स कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं। ठीक है। तो ठीक है। हमने हमेशा बॉन्ड एंगल या केस डिसाइड करने के लिए नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स देखने, नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखने हैं। ठीक है। और फिर डिसाइड करना है कि ये कौन सा वाले केस से मैच करता है और उसकी क्या शेप होनी चाहिए। अब जैसे कार्बन के केस में मुझे बताओ इसके पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं इसके पास? 4। 4। लोन पेयर्स कितने हैं कार्बन एटम के ऊपर? 2। एक लोन पे। लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर कहाँ है, कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों के चारों अच्छा, बॉन्डिंग हाँ में जी, हाँ इन्वॉल्व जी, हैं। हाँ जी, सही ऐसी है सही। ना। तो ठीक ये है। कौन सा वाला हाँ जी। केस बन गया कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हो और 4 जीरो वाला केस हो, हाँ जी। तो 4 जीरो वाले केस में हमारे पास अगर टोटल पेयर्स 4 हो और 4 जीरो वाला केस हो, तो बॉन्ड एंगल क्या बनता है, 109.5। शेप क्या होती है, टेट्राहीड्रल शेप। कितना ही तो। तो हम अब अगर CCl4 की ओरिजिनल शेप बनाएं, यानी 3D स्ट्रक्चर बनाएं, तो वो किस तरह का होगा कि ये आपके पास आ गया कार्बन एटम, इसके साथ दो प्लेन लाइन शो करेंगे, एक वेज एक डॉटेड लाइन शो करेंगे, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल मार्क करेंगे कितना, 109.5। इस तरह की शेप होगी इसकी। ठीक है। और वेज और डॉटेड का ठीक मतलब है। है बॉन्ड ये है बस, एक आपकी तरफ आ रहा है बॉन्ड, एक आपसे दूर जा रहा है बॉन्ड। कल इनके 3D स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा तो बड़ा आसान लगेगा फिर। ठीक है। ठीक है सर। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जरा डिसाइड करते हैं, ताकि क्योंकि मैंने उसमें एक आपको पॉइंट भी बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें हमारी नज़र में इस तरह होता है ना, कंफर्म करते हैं क्या ये स्ट्रक्चर है उसका या नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपने चेक करना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं कार्बन के पास। क्या कोई लोन पेयर है कार्बन के पास? नहीं। एंगल तो बीच में ही चेक होगा ना, सेंट्रल एटम के ऊपर। हाँ जी। कार्बन के पास 0 लोन पेयर्स। तो 0 लोन पेयर्स, और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 4। हाँ, 4 बॉन्ड पेयर्स, नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। लेकिन सेम एटम्स के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम हमेशा एक गिनेंगे। ठीक है। ठीक है। अभी बिल्कुल ठीक कह रही हो कि यहाँ पे देखो, तो एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर इधर है, एक बॉन्ड पेयर इधर है, एक बॉन्ड पेयर इधर है। लेकिन अगर सेम एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो हम उसको क्या गिनते हैं, सिंगल बॉन्ड के तौर पे गिनते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम इधर अपने पास नोट भी लिख लेते हैं, एक नोट लिखें कि इफ देयर इज सिंगल, सॉरी, इफ देयर इज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड between same atoms, then we will consider it as a single bond। अगर सेम एटम्स के बीच में हो, जैसे कार्बन हाइड्रोजन सेम एटम्स, उनके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसको मैं क्या गिनूंगा, एक बॉन्ड पेयर गिनूंगा। ठीक है। तो टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए, 2 बॉन्ड 2 पेयर, बॉन्ड एक पे। बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये। डबल बॉन्ड जो थे उनको मैंने सिंगल बॉन्ड्स कंसिडर कर लिए। ठीक है। तो अगर 2 बॉन्ड पेयर्स हों, 0 लोन पेयर्स हों, ये देखो पहला वाला केस, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, हाँ। तो हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या बनता है, 180। शेप कैसी वन होती है, एट्टी डिग्रीज लीनियर शेप, यानी बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है हमने। ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की शेप बनेगी, ये इसी तरह बनेगी कि कार्बन एटम सेंटर पे होगा और दोनों ऑक्सीजन एटम्स लेफ्ट राइट होंगे, बीच में बॉन्ड एंगल विल बी 180। इसकी शेप होगी लीनियर। ठीक है। ठीक है। इसी तरह एक और केस देख लेते हैं ऑफ SO2। अब SO2 में आप थोड़ी सी गलती कर सकते हो कि जो SO2 है, इसको हम किस तरह बनाते हैं, सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स बना रहा होता है, बट ये शेप नहीं है इसकी।
सल्फर जो है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिक्स। 6 होते हैं। ठीक है, तो सल्फर ने कितने बॉन्डिंग में दिए में अपने इलेक्ट्रॉन्स? 4 दिए मैंने, तो एक इसके पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर है। अब सेम एटम्स के बीच में अगर आपके पास क्या आ जाए, डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो हम इसको क्या गिनते हैं? एक सिंगल बॉन्ड गिनते हैं। तो एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, और एक लोन पेयर हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 3। थ्री। तो 3 से कोई केस है। ठीक है। अब अगर 3 जीरो वाला केस होता है, यानी 3 आपके पास बॉन्ड पेयर्स होते और 0 लोन पेयर्स होते, तो उसके केस में क्या बनता है? इसी तरह सोचना है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो और उसमें से 3 बॉन्ड पेयर होते और 0 लोन पेयर होते, तो क्या बॉन्ड एंगल बनता? 120। 120। और ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती। ऐसी है। हाँ जी। तो मैं कहता जी 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बननी चाहिए। ऐसी है। लेकिन यहाँ पे तो क्या सीन है? यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। ऐसी है ना? ये मैंने हाँ उसका जी। पहला केस अपने पास लिख लिया, जो मैंने याद करना है। ठीक है। अब मुझे बताओ, मेरा वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें टोटल है तो 3 पेयर्स ही, लेकिन 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये वाले जो डबल बॉन्ड्स को मैंने सिंगल बॉन्ड ही गिनना है। और एक इसके पास क्या है? लोन पेयर। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ही है, लेकिन 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल में कितना डिक्रीज आ जाएगा? 2 पॉइंट -2.5। हाँ, तो कितना बनेगा? 117.5। और शेप क्या बनती है? कंफर्म भी कर लो जाके, तो बेंड शेप या वी शेप का बीच है। मॉलिक्यूल। ये देखो, 3 पेयर्स हों, 3 टोटल पेयर हों, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो 117.5 बेंड शेप या वी शेप। तो इसकी शेप कैसी होगी? ये आपके पास जो सल्फर है, इस सल्फर में 2 ऑक्सीजन होंगे, वी शेप में बनाएंगे, और एक इसके पास ऊपर लोन पेयर होगा। और लोन पेयर का ना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर बनाते होते हैं। ठीक और बॉन्ड एंगल कितना होगा इधर? 117.5 डिग्रीज। है। 5। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल की इस तरह की शेप होगी। अब जरा एक हम ट्राई करते हैं, लास्ट सवाल, फिर छुट्टी करते हैं। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। आपने बताना है यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है ए पे, बी पे बॉन्ड एंगल कितना है, और सी वाला बॉन्ड एंगल कितना है। ये जो सी पे मैंने बॉन्ड एंगल मार्क किया है, ये कितना है, ए वाला कितना है, बी वाला कितना है। तो अब ए पे अगर मैं जाऊं, तो सेंट्रल एटम कौन है मेरा? कार्बन। कार्बन। इस कार्बन के पास तो मैं बोलता हूँ कार्बन 1। ठीक है। ये जो कार्बन है इसको मैं बोलूंगा कार्बन नंबर 2। और ये जो ऑक्सीजन है इसको मैं बोल देता हूँ अपना ऑक्सीजन। ठीक है, इन पे बॉन्ड एंगल्स डिसाइड होने हैं, सेंट्रल एटम्स हैं जिधर मार्क हुआ है एंगल उस जगह पे। कार्बन नंबर 1 जो है, उसके पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं? लोन पेयर कोई भी नहीं है और 4 बॉन्ड पेयर। हाँ जी, तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर। तो मुझे बताओ, 4 0 वाला केस हो तो क्या बॉन्ड एंगल बनती है? 109.5। जी, बॉन्ड एंगल बनेगा 109.5। और शेप क्या होती है? टेट्राहीड्रल शेप। यस, टेट्राहीड्रल शेप होगी इस कार्बन की। ठीक है। दूसरा कार्बन देखें, तो ये जो बीच वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 2, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? इसके पास 0। नहीं, कैसे 0? 4 और बॉन्ड नहीं सॉरी, बना रहा? बॉन्ड पेयर क्या है? बॉन्ड चार पेयर इसके पास क्या 4 है? ही होंगे, sorry। उसको सेपरेटली देखेंगे ना। तो ये भी तो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, इसके पास भी बॉन्ड पेयर 0। 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 2 3 4, और 0 लोन पेयर्स हैं। हाँ जी। तो ये भी 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर्स। तो क्या बॉन्ड एंगल बनेगा इधर भी? 109.5। ऐसे ही है।
बॉन्ड एंगल जी। 109.5, और शेप इसकी भी क्या होगी? टेट्राहीड्रल। यस, ये भी टेट्राहीड्रल शेप का होगा। ऐसे ही है। और ये जो ऑक्सीजन है आपका, इस ऑक्सीजन पे मुझे बताओ कि इस ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? इस पे होंगे कितने बॉन्ड्स टू बना रहे हैं बॉन्ड आप? पेयर्स। कितने बॉन्ड्स पेयर बना रहे हैं? दो। दो बना रहे, दो दो बॉन्ड पेयर्स। और इसके अलावा ऑक्सीजन पे और क्या होता है? लोन पेयर्स। दो लोन पेयर्स भी तो होते हैं ना। तो दो लोन हाँ पेयर्स जी। इसके पास। ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है, इसके पास दो बॉन्ड पेयर्स हैं एंड दो लोन पेयर्स हैं। अब ये टोटल पेयर्स कितने बनते हैं? चार। चार बनते हैं ना। तो हम चार के सबसे पहले केस पे सोचेंगे। अगर 4-0 होता है, चार बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर, तो 19.5 टेट्राहीड्रल। और अगर 3-1 वाला केस हो, एक आपके पास लोन पेयर आ जाए, तो बॉन्ड एंगल कितना डिक्रीज हो जाता है? 2.5। अब हम इस तरह सोचेंगे, टोटल पेयर चार है, या आप डायरेक्ट याद कर लो या इस तरह सोच लो कि ठीक है। हमारे पास टोटल पेयर चार है। अगर ये केस वन होता 4-0 वाला, तो एंगल कितना बनता? 19.5। शेप क्या बनती? हम्म। टेट्राहीड्रल। अब टेट्राहीड्रल। वन होता, एक लोन पेयर आ जाता, तो फिर बॉन्ड एंगल कितना हो जाता? 107। और क्या शेप बनती इसकी? ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है। अब इसमें कितने हैं? इसमें दो बॉन्ड पेयर्स हैं, दो लोन पेयर्स हैं, तो 19.5 से कितना डिक्रीज आएगा? 104.5 बनेगा। यस, 104.5 बनेगा। और इसकी शेप क्या बनेगी? वी शेप या बेंड शेप। इन शेप या बेंड शेप। ठीक है। यानी यहाँ पे इसकी आपके पास 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल बनता है। और इसकी शेप क्या है? वी शेप है। यानी अगर इसका मैं अपनी तरफ पास कोशिश करूं जरा स्ट्रक्चर बनाने की, तो ये आपको निकालने आ गए किस तरह निकालने? अब हमने सिर्फ वो केसेस याद हाँ करने जी। सारे, और फिर आप निकाल सकते हो आराम से। हाँ जी। बस बॉन्ड पेयर्स गिनने हैं, लोन पेयर्स गिनने हैं। लोन पेयर कैसे पता लगेंगे? वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स याद करो, जैसे ओ लेवल में याद करते हैं, और देख लो कि क्या सारे बॉन्डेड हैं या कुछ नहीं है बॉन्डेड। अगर नहीं है बॉन्डेड, तो वो लोन ठीक पेयर है। की तरह पड़े होंगे, और जो बॉन्डेड है वो एज बॉन्ड पेयर्स पड़े होंगे। ठीक ओके। है। तो अब हम इसकी जरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। पहला कार्बन जो है वो है टेट्राहीड्रल शेप में। ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है ना, उसकी शेप कुछ इस तरह की है। ये आ गया एक हाइड्रोजन उसका, ये आ गया उसका एक और हाइड्रोजन, और ये आ गया उसका हमसे दूर की तरफ हाइड्रोजन। ठीक है। उसी के साथ एक और कार्बन लगे जो अगेन टेट्राहीड्रल शेप में है। तो ये जो कार्बन है, इसका भी आपके पास शेप टेट्राहीड्रल होगी। इसकी शेप किस तरह होनी है कि इसके पास एक प्लेन लाइन ये आ गई, एक हाइड्रोजन इधर लगा लेते हैं, एक ये वेज लगा लेते हैं इधर, और एक ये डॉटेड हाइड्रोजन लगा लेते हैं। ये वेज वाला बॉन्ड जो है, ये ऑक्सीजन के साथ इसने बनाया है। तो यहाँ पे एक और आ गया ऑक्सीजन सामने फ्रंट की तरफ। और ऑक्सीजन जो है, उसका जो बॉन्ड है, मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ इसको। हाँ, उसका उसका जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का, वो इस तरह करके बेंट शेप का बॉन्ड है। ठीक है। अब ये अगेन 3D स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। लेकिन यहाँ से ये एक ट्राइपॉड स्टैंड की तरह, इसका मॉलिक्यूल यहाँ से भी एक ट्राइपॉड स्टैंड की तरह है, यहाँ से भी एक ट्राइपॉड स्टैंड की तरह है, और ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इस तरह करके बेंट शेप का बॉन्ड है। वी शेप। ठीक है। तो एक 3D स्ट्रक्चर है पूरा, जिसमें यहाँ पे बॉन्ड एंगल इज 104.5, यहाँ पे बॉन्ड एंगल इज 109.5, इसी तरह यहाँ पे भी 109.5 बॉन्ड एंगल। इस तरह का एक मॉलिक्यूल ठीक है। शेप है। ठीक है। तो कल हम इसका 3D स्ट्रक्चर्स देखेंगे एनिमेशन में, कि बेसिकली ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं किस तरह के। सारे केसेस कोशिश करेंगे हो जाए। तो एग्जांपल्स तो हमारे पास हैं, उन्हीं एग्जांपल्स को हम एज केसेस बना के, ये जितनी मैंने इधर लिख के दिखाई है ना, ये सारी मैं आपको सिमुलेशन में शो करूंगा कि इनके असल स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं। तो आपको साफ नजर आता जाएगा कि ये ट्राइगोनल पिरामिडल या लीनियर शेप किस तरह होती है, बेंड शेप किस तरह की होती है मॉलिक्यूल की। ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल में एटम्स जोड़ते हैं, बॉन्ड्स लगाते हैं उस सिमुलेशन में, और एनिमेशन पूरी नजर आ जाती है। उसको हम रोटेट करके भी देखेंगे कि कैसी शेप है। ठीक है।